हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल कॉर्नर माय स्टोरी बाय मी। तो मैंने जहाँ से स्टोरी छोड़ी थी मैं वहीं से आगे सुनाना शुरू करती हूँ। नहीं रे, विश्वास कर, ऐसा कुछ नहीं है यार। वो तो आज मैं इसलिए कह रही हूँ कि माँ मुझे समझा रही थी कि लड़कों से कभी भी दोस्ती मत करना। माधुरी बोली, अरे सरू, तू क्यों पराये दुख में दुबली हुई जा रही है? यह समस्या संध्या की है, इससे तुझे क्या है? अच्छा मधु, तू बता, तेरे सेठ के घर कितने लोग हैं? एक सेठ जी, एक बाई जी, मतलब सेठानी जी, मैं उन्हें बाई जी कहती हूँ, और उनके दो बेटे हैं। अरुण बाबा बड़े हैं और वरुण बाबा छोटे हैं। दोनों बड़े शहर में हॉस्टल में पढ़ते हैं, और बेटी तो उनकी है ही नहीं। मगर सरू, एक बात बोलूँ, यह जो ऊपर भगवान है ना, उसे इंसाफ करना नहीं आता। देख, हमारे घर में रोटी सब्जी दाल चावल भी बमुश्किल ही भरपेट मिल पाते हैं, और मेरे सेठ जी के यहाँ अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। जितना खाया उतने जितना खाना है उतने तो खाने वाले भी नहीं हैं। यह कैसा न्याय है ईश्वर का? बता जरा, हम भी इंसान हैं, दो हाथ पैर, दो आँखें, दो कान वाले। हमारे सीने में भी वही दिल धड़कता है जो इन धनवानों के सीने में। फिर हमें ही क्यों हमारी हर इच्छा को मार कर रात दिन खपना पड़ता है? जी चाहता है कि सब छीन लूँ उनसे और बांट दूँ हम जैसे गरीबों को, अगर मेरे बस में हो तो। माधुरी गुस्से से बोल रही थी। सरिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से समझाते हुए कहा, यह तो सदियों से चला आ रहा है माधुरी, हमें कोई नहीं बदल सकता, इसे कोई नहीं बदल सकता। मेरे बाबा कहते हैं, आदमी को हमेशा समय से समझौता कर लेना चाहिए, तभी जीवन सरल लगता है, वरना बहुत कठिन हो जाता है। हाँ यह तो है, माधुरी ठंडी आह भरकर बोली। तभी वहाँ कल्ली आ गई। माधुरी से बोली, कल्ली जो माधुरी की छोटी बहन है, दीदी चलो, माँ को बहुत तेज खांसी चल रही है, वो आपको बुला रही हैं। अच्छा सरू, मैं जाती हूँ, फिर मिलते हैं किसी दिन, माधुरी बोली। अच्छा मधु, ठीक है, अपना और काकी का ख्याल रखना। कल गुरुवार था। सरिता ने सुबह से ही चंपा के फूल चुन लिए थे और अपने लिए वेणी बना रही थी अपने हाथों से। उसे बेड़ी बालों में लगाना बहुत पसंद था। आज उसने डिसाइड किया था कि अगर पीला वाला सूट पहनकर ही स्कूल जाएगी। उसे पीला रंग बहुत फपता था। माँ रसोई में खाना बना रही थी, बाबा दुकान जा चुके थे। सरिता वेणी बनाकर नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई। तब तक प्रेमा भी रसोई से फुर्सत पाकर बरामदे में आ गई थी। सरिता गीले बालों को तौलिए से सुखाती हुई बरामदे में आ गई। लो माँ, जल्दी से बाल संवार दो, आज तो मेरी एक ढीली ढाली सी चोटी बांध दो, क्योंकि रोज़ दो चोटियाँ करवा करवा के मैं ऊब जाती हूँ, और फिर आज गुरुवार है, वैसे भी बाल बांध कर जा सकती हूँ। प्रेमा कंघी से सरिता के बाल बनाने लगती है। बाल सीधे करके ढीली चोटी बांध दी, नीचे के थोड़े बाल खुले छोड़ दिए। हेयर बैंड के लिए सरिता की चोटी नागिन की तरह लहरा रही थी। थैंक यू माँ, इतनी अच्छी चोटी बांधने के लिए। इसमें काहे का थैंक यू, मुझे तो अच्छा लगता है तेरी सार संभार करने में। लेकिन सरू, अब तू पराई होकर अपने ससुराल चली जाएगी, कभी सोचा है तेरी माँ कैसे जी पाएगी तेरे बगैर? माँ, ये आप कैसी बातें करने लगती हैं? सरिता ने प्यार से अपनी दोनों बाहें प्रेमा के गले में डाल दी। यह सरू कहीं नहीं जाएगी अपनी माँ को छोड़कर। जिसे मुझसे शादी करनी होगी वह यहीं आएगा अपनी माँ को छोड़कर, हमारे साथ यहाँ मेरे घर रहने, वरना मैं साफ इनकार कर दूँगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और जल्दी से मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दीजिए, चलिए जल्दी से। प्रेमा को पीछे से लगभग धकेलती हुई किचन में ले जाती है। माँ, आप लंच बॉक्स बना दें, मैं कन्हैया को टीका लगा कर आती हूँ। रसोई के मंदिर में ही कान्हा की तस्वीर लगी थी। बचपन से ही सरिता को कान्हा और राधा रानी की कहानियाँ अच्छी लगती थीं। तभी बाबा के साथ जाकर कान्हा की बड़ी सी सुंदर तस्वीर लेकर आई थी। हमेशा उनका टीका लगाकर ही स्कूल या कहीं भी बाहर जाती थी। अब जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, मन में अपनी होने वाली शादी को लेकर पति के रूप में कान्हा का ही रंग रूप बसने लगा था। उसे सांवली रंगत, बड़ी बड़ी गहरी आँखें और घुंघराले बाल बहुत पसंद थे। भावी पति ऐसा ही हो, मन के किसी हिस्से में यह बात अब हलचल मचाने लगी थी। ले सरू, अपना लंच बॉक्स पूरा ख़त्म करना, समझी?
माँ, आपने मुझे खिला खिला कर कितना मोटा बना दिया है, देखो सारे कपड़े तंग हो रहे हैं। प्रेमा ने देखा सरिता सच कह रही थी। अब वह भरी पूरी देह और सुंदर कटकाठी की सरिता हो गई थी, मगर वह सरू से प्यार से बोली, ठीक है, जानती है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना है तो स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, और उसके लिए अच्छा खाना ज़रूरी है। रही बात कपड़ों की, तो बाबा के साथ जाकर 2-4 जोड़ी कपड़े और ख़रीद लेना। वाह माँ, ये हुई ना कोई बात। आप बाबा से बोलिएगा, साथ में मुझे हार, कंगन, चूड़ी, पायल सब भी खरीदना है। आपको पता है, कल रजनी भाभी बता रही थी आभा दीदी की शादी की तारीख तय हो गई है। कितना मज़ा आएगा ना, मैं तो पूरे 3 दिन वहीं रहूँगी। आप बाबा से कह देना। हाँ बाबा, इसमें पूछने की क्या बात है, वो भी तुम्हारे अपने घर की तरह हैं। बचपन से लेकर अभी तक आधा वक्त तो तुमने आभा के घर ही बिताया है, और अब तो रजनी ब्याह के आई है, तब से और भी ज़्यादा तुम्हें वहाँ अच्छा लगने लगा है। दोनों मिलकर खूब तंग करती हो रजनी को, एक आभा हो जाती है और एक तुम हो जाती हो, लेकिन कितने प्यार से संभाल रखा है उसने सारे परिवार को, और तुम दो नटखट नंदों को। बड़े अच्छे संस्कार वाली बहू है उसने, बड़े अच्छे संस्कार पाए हैं अपने परिवार से। बहू के सारे अच्छे गुण मौजूद हैं उसमें, वरना काशी दादी को देखा है, कितनी तेज़ तर्रार हैं, 2 दिन भी ना निभाती। रजनी बहू की जगह कोई और होती तो। प्रेमा ने कहा, माँ मैं स्कूल जाती हूँ, फिर शाम को बात करते हैं। ठीक है सरू बेटा, ध्यान से जाना। हाँ माँ, राधे कृष्णा। प्रेमा ने कहा, राधे कृष्णा, मेरी सरू पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। विद्या और अर्चना उसी का इंतज़ार कर रही थीं। ओहो, आ गई चंपा रानी, आज तो कयामत ढा रही हो यार। सरिता कितनों को घायल किया है, कसम से तेरी सादगी में गजब की कशिश है। विद्या और अर्चना उसकी टांग खींचे जा रही थी, और वो बस अपनी तारीफ पर मुस्कुरा रही थी। विद्या, तू भी तो कुछ कम नहीं है, ये मॉडर्न कपड़े तेरे पर खूब जचते हैं। अर्चना बोली, बिल्कुल ठीक सरू, हिंदुस्तानी कपड़ों में और विद्या वेस्टर्न कपड़ों में गजब ढाती है, और हम तो सदाबहार हैं, जो हम पहन लेते हैं वही फैशन बन जाता है। समझी मिस चंपा रानी और विद्या देवी जी। विद्या भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने भी तपाक से कह दिया, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो कोई अर्चना मैडम से सीखे। अर्चना बोली, बिल्कुल ठीक सरू, हिंदुस्तानी कपड़ों में और विद्या वेस्टर्न कपड़ों में बहुत ही फबती हैं। ये हुआ ना नेहले पर देहला। पीछे से आती संध्या ने उनकी बातें सुन ली थी। चारों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। विद्या की तरफ शरारत से देखते हुए बोली, इन्होंने तो अपनी पसंद के कपड़े पहनना ही छोड़ दिया है। आजकल इनकी अपनी कोई पसंद बची ही कहाँ है। जो मिस्टर शाहरुख खान कहेंगे वही तो पहनेंगी ना। सी सिमरन बेबी। ए अर्चना, सरिता देखो ना इसे, इससे कहो मैं उसकी दीवानी नहीं हूँ, वही मेरी पसंद की शर्ट पहने हुए है। चाहे तो शर्त ले लो, यदि मैं सच नहीं बोल रही हूँ तो उसका फेवरेट कलर तो लाल है, लेकिन मेरी पसंद का पिंक शर्ट पहना है। देखो देखो ज़रा ध्यान से। सभी मैदान के दूसरी तरफ देखने लगी, जहाँ बाकी लड़कों के साथ राजीव खड़ा था, और संध्या के मुताबिक सच ही में उसने पिंक कलर का शर्ट पहने था। देखा विद्या देवी जी? हाँ देखा, पर यकीन कैसे किया जाए कि उसने ये पिंक शर्ट तेरे कहने पर ही पहना है। संध्या ने कंधे उचकाकर कहा, भाई अब ये तुम लोगों की प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। तभी क्लास में जाने का टाइम हो गया, सभी अपने क्लासरूम में जाने लगे। सरिता देख रही थी, संध्या बार बार राजीव को देखने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ लड़कियां बैठती थी और दूसरी तरफ लड़कों की बेंचें होती थीं। अब संध्या जानबूझकर ऐसी जगह बैठती थी जहाँ से वह राजीव को देख सके। पढ़ाई के समय भी उसका ज़्यादा ध्यान राजीव की तरफ ही होता था। सरिता के साथ विद्या और अर्चना बैठती थी। विद्या उसे इशारों में संध्या को देखने को कहती कि देख मैडम, राजीव पर ही नज़रें जमाए बैठी है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही है। देखना सरिता, इस बार संध्या रानी कम नंबर लेकर आएगी। सरिता ने भी हाँ में हाँ मिला दी थी। स्कूल में यह सब ठीक नहीं है विद्या, हमारे माँ बाप हमें विद्या के मंदिर में विद्या हासिल करने भेजते हैं, यह तो उनके साथ सरासर धोखा होगा ना। हमें पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई ही करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब कहानी को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। अब आपको सुनने मिलेगा अगला हिस्सा इसका अगले वीडियो में। तो इसे पसंद कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और कहानी आगे सुनना चाहते हैं। मैं अपनी पूरी नावल इसी तरह ऑनलाइन पढ़ूँगी। तो आप सब मोबाइल में वीडियो में बने रहें और मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू।
कल फिर मिलती हूँ।